नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ये हमारा एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब जो लेखक हैं वो किसी जगह की यात्रा पर गए थे और उस यात्रा में उन्होंने क्या देखा वो इन्होंने इस पाठ के अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। इसके जो प्रश्न हैं इस पाठ के, उनके उत्तर आपको लिखित में इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस पाठ के अंदर हमको एक यात्रा वृत्तांत पढ़ने को मिलेगा। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो किसी जगह का कोई सफ़र करता है तो उस सफ़र में उसने क्या क्या देखा, उस यात्रा के दौरान उसका क्या अनुभव रहा, वो सारा वो जो भी लिखता है उसी को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है? ये और कुछ नहीं। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हो और आपने उस घूमने के दौरान जो कुछ भी देखा वो आपने कहीं लिख दिया, तो वही होता है यात्रा वृत्तांत। ठीक है। तो ये यात्रा वृत्तांत की शुरुआत में जो हमारे ये लेखक हैं ये कह रहे हैं कि भाई 15 जुलाई को ये दिल्ली से निकले हैं, 16 जुलाई को ये मुंबई से निकले हैं और 17 जुलाई को ये नैरोबी से निकले हैं। कहाँ के लिए? मॉरिशस के लिए। मॉरिशस कौन सी जगह है? मॉरिशस ये एक देश का नाम है। ठीक है, चलो। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। क्या कह रहे हैं कि भाई इधर से जाते समय यानी कि जाते टाइम पर इनको कहाँ पर? नैरोबी। ये कहाँ पड़ती है? ये केन्या के अंदर पड़ता है। केन्या एक देश का नाम है, उसके अंदर एक शहर है जिसका नाम है नैरोबी। तो इनको वहाँ पर कितने समय के लिए रुकने का मौका मिला है? इनको मिला है 2 दिन और 1 रात रुकने का मौका। मतलब देखो, यहाँ हमने ऊपर पढ़ा ना, ये दिल्ली से गए मुंबई, मुंबई से गए नैरोबी और नैरोबी से कहाँ गए? नैरोबी से गए ये मॉरिशस। तो ये कहाँ पर है? नैरोबी में है और नैरोबी से मॉरिशस के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन इस दौरान इनको नैरोबी में 2 दिन और 1 रात रुकने का मौका मिला। मतलब इनका जो प्लेन है, जो भी इनकी फ्लाइट है, हो सकता है वो अगले दिन की हो। ठीक है, चलो। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अतएव यानी कि एकदम से इनके मन में यह लोभ, लोभ का मतलब होता है इच्छा। ठीक, वैसे लोभ का मतलब क्या होता है? लालच होता है, लेकिन यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल इच्छा के लिए करा गया है। ठीक है, देखो हमारे जो कवि, हमारे जो लेखक होते हैं ना, वो कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ तो एकदम अलग होता है, लेकिन वो जो अर्थ है, मतलब वो जो शब्द है ना, जब उनको लेख में लेख में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमको काफ़ी आकर्षक लगते हैं। ठीक है ना? ऐसी लोभ शब्द, इसका अर्थ तो कुछ और है लेकिन यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और इस शब्द को यानी कि लोभ को यहाँ पे लगाने से जो ये लेख है ना, ये और भी ज़्यादा आकर्षक बन गया है। मतलब ये ऐसा है जिसको पढ़ के हमारा ध्यान इधर और खींचेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एकदम से इनके मन में एक इच्छा जागी कि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय और अफ्रीकी लोगों से मिलने से पहले चलो अफ्रीका के जो शेर हैं इनसे मिल लिया जाए, मतलब इनको देख लिया जाए चल के। जहाज विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। क्या कह रहे हैं कि जो जहाज है, जो इनका प्लेन है, वो दूसरे दिन शाम को मिलने वाला है। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए।
क्या कह रहा है कि भाई इसीलिए जिस दिन हम लोग नैरोबी पहुंचे उसी दिन नैरोबी में एक नेशनल पार्क है, वहां घूमने के लिए निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो नैरोबी का जो ये नेशनल पार्क है चिड़ियाघर नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई नेशनल पार्क चिड़ियाघर आखिर होता क्या है। तो देखो चिड़ियाघर तो आपको पता होगा, जहाँ पे आप जाते हो पिंजरे के अंदर जानवर रखे होते हैं, आप जानवरों को वहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। अब नेशनल पार्क क्या होता है, ये चिड़ियाघर से एकदम अलग होता है। चिड़ियाघर के अंदर जानवरों को कहाँ रखा जाता है, पिंजरों में रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क ये शहर से बाहर कोई जंगल प्रकार का मतलब जंगल होता है जिसमें सारे जानवर स्वतंत्रता से रहते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होती है। वो अपने जैसे कि प्राकृतिक घर में रहते हैं वैसे ही वहाँ पर भी रहते हैं, अपना शिकार करते हैं, घूमते हैं, सब अपनी इच्छा से और पूरी स्वतंत्रता के साथ में करते हैं, जबकि चिड़ियाघर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो ये फ़र्क होता है चिड़ियाघर और नेशनल पार्क में। तो क्या है यहाँ पे, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती ही रहती है। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो नेशनल पार्क है कहाँ है, ये है शहर से बाहर। देखो नेशनल पार्क जंगल ही होता है, तो सीधी सी बात है ये तो शहर से बाहर हो गई होगा। तो जो नेशनल पार्क है नैरोबी का, ये कहाँ है, ये शहर से बाहर है। और उस नेशनल पार्क में घास के मैदान बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, घास अधिक, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे घास के मैदान बहुत ज़्यादा हैं और पेड़ों की कमी है, मतलब पेड़ कम हैं। लेकिन जंगल में अच्छी क्या बिछी हुई हैं, सड़कें बिछी हुई हैं। ठीक है, जंगल में क्या है, बढ़िया से सब सड़कें बनी हुई हैं और उन सड़कों पर पर्यटक कौन होते हैं, टूरिस्ट जो कहीं घूमने जाते हैं, तो पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती रहती है। ठीक है, पर्यटक देखो आप अगर कहीं नेशनल पार्क में घूमने जाओगे तो आप अपनी खुद की गाड़ी ले जाकर वहाँ पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ टूर गाइड्स दिए जाते हैं, ठीक, जो कि आपको पूरी यात्रा में बताएंगे कि यहाँ पे टाइगर मिलता है, यहाँ पे ऐसे होता है। साथ ही में इन टूर गाइड्स का काम ये भी होता है कि ये आपको सुरक्षित रखे, साथ में ये जानवरों को भी सुरक्षित रखें कि आप उनको कुछ उल्टा सीधा गलत सलत तो नहीं खिला रहे हो। तो ये होते हैं टूर गाइड्स। ठीक है ना। और आप किसी भी नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाओगे तो आपको टूर गाइड्स ही दिए जाते हैं, आपको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता है जाओ शेरों के बीच में बैठो जाके। ठीक है, टूर गाइड्स आपके साथ में होते हैं, वही आपको सारी जगह घुमाते हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे पर्यटकों की, जैसे टूरिस्टों की, मतलब बाकी टूरिस्ट लोगों की गाड़ी वाड़ी दौड़ रही थी, वैसे जिस गाड़ी पर ये सवार थे ये भी बहुत देर तक चलती रही। मतलब शेर की तलाश में भी खूब इधर उधर जाते रहे, लेकिन इनको शेर कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े थे। क्या कह रहे कि एक जगह सड़क पर क्या खड़ी हैं, 2 मोटरें। मोटरों का मतलब है गाड़ियाँ, यानी कि 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उन गाड़ी पर अलग अलग प्रकार के बंदर और लंगूर चढ़े हुए हैं। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते हैं। ये जो पर्यटक हैं ये इन बंदरों को क्या दे रहे हैं, कभी फल दे रहे हैं, कहीं बिस्किट दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, कभी भी आप अगर चिड़ियाघर या कहीं पे भी जाओगे ना तो वहाँ पे हमेशा ना लिखा होता है एक जगह बोर्ड में कि इन जानवरों को खाना खिलाना मना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी जाते हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए तो हम अपने साथ में क्या लेके जाते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, खुद के खाने के लिए, पॉपकॉर्न, ये सब खुद के खाने के लिए। लेकिन ये जो खाना होता है, ये जो खाने की चीज़ें होती हैं, ये जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप कभी भी किसी भी जगह पर जाते हो जहाँ पे जानवर मौजूद हैं तो प्लीज़ आप उनको अपनी तरफ से कुछ भी मत खिलाओ। ठीक है, मतलब ऐसे बिस्किट, चॉकलेट ये सब मत खिलाओ। हाँ, फल वल है तो वो खिला दो। ठीक, चलो, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो पर्यटक हैं ये बंदरों को क्या दे रहे हैं, ये फल और बिस्किट खाने को दे रहे हैं। अतः वो मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। जो गाड़ी है जैसे ही रुकती है बंदर क्या करते हैं, इसके चारों तरफ आके इसको घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ
सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। क्या कह रहे कि भाई बहुत दूर तक ये शेरों को ढूंढते रहे, ठीक, बहुत समय और बहुत दूर तक शेरों को ढूंढने के बाद में आखिरकार इनको वो जगह मिल ही गई जहाँ पे शेर उस दिन आराम फरमा रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या है कि भाई ये कह रहे हैं लेखक कि वहाँ पर इन्होंने उस जगह पर जो कुछ भी देखा है वो इनके दिमाग में हमेशा रहेगा, ये अपने पूरी जिंदगी में उस चीज़ को, इस बात को नहीं भुला पाएंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। क्या कह रहे हैं कि भाई 7-8 शेर, कोई लेटा है, कोई सो रहा है, ठीक है, और उन शेरों के चारों तरफ क्या खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको घेरे हुए। कितनी हैं? 8-10 गाड़ियां, मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। क्या है कि भाई आश्चर्य की बात तो ये है कि शेरों को ये जानने की कोई इच्छा नहीं कि हमको देखने कौन लोग आए, मतलब इतने सारे लोग मौजूद, इतनी सारी गाड़ी मौजूद, लेकिन शेरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन उनके बगल में खड़ा, कौन उनको देख रहा है। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंह ना कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। क्या कह रहे हैं कि भाई जो गाड़ी में बैठे, शीशे उतार के बैठे, शीशे चढ़ाकर बैठे जो भी लोग शेरों को देख रहे थे, तो शेरों ने उनकी तरफ बिल्कुल नजर ही नहीं घुमाई, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। मानो ऐसा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा तुच्छ हैं, मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा निम्न हैं, और हम लोग इतने ज़्यादा तुच्छ हैं कि शेरों के नज़र में आने के योग्य ही नहीं। मतलब शेर समझ लो एक बार भी इनकी तरफ मुंह घुमाकर नहीं देख रहे, मानो शेरों को ये जानने में कोई रुचि नहीं कि भाई हमें देखने कौन आया या फिर ये गाड़ियों में बैठे लोग कौन हैं। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। क्या कह रहे कि ये लोग शेरों के पास में कम से कम आधा घंटा तो रुके। इस बीच एक शेर ने उठकर जमाई ली। इस बीच में एक शेर उठता है और जमाई लेता है, दूसरे ने देह को ताना, वहीं दूसरे ने देह को ताना मतलब अंगड़ाई ली। जैसे हम लोग नहीं सोने के बाद उठते अंगड़ाई लेते हैं, वैसे शेर ने भी क्या किया भाई, अंगड़ाई लिया। मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई, लेकिन इनकी तरफ शेरों ने बिल्कुल भी नहीं देखा। मतलब शेर इतनी सब गतिविधियां आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शेर इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। क्या कह रहे कि हम लोग, यानी ये लोग मानो पेड़ पौधे और घास फूस से भी बदतर हो, क्योंकि शेर जो है वो एक बार पेड़ों को देख ले रहा, घास वास को देख ले रहा, लेकिन इन लोगों को नहीं देख रहा। मतलब ये जो लोग हैं ये एक तरीके से पेड़ पौधे और घास से भी बदतर। सोचो इतनी बुरी हालत। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। भाई इतने में हिरणों का कोई झुंड होगा जो कि पास ही से गुजर रहा होगा। तो ये 1 मील की दूरी पर, मतलब यही कोई मील भर की दूरी होगी, और वहाँ पे हिरणों का इनको एक झुंड दिखा, जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। इस झुंड के बीच में कौन? एक जिराफ खड़ा था। अच्छा, ये ऐसे क्यों कह रहे कि जिराफ बेवकूफ़, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था? देखो जिराफ जो है ना वो हिरणों के साथ में क्या करता है, सफ़र नहीं करता है। और पहली चीज़ तो ये कि हिरण इतने नन्हे नन्हे और जिराफ इतना बड़ा बड़ा, तो जिराफ देखने में एकदम क्या अटपटा सा अजीब सा लग रहा होगा उस झुंड के बीच में। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि भाई कि झुंड के बीच में जो जिराफ है वो कैसा, बेवकूफ़ की तरह खड़ा दिख रहा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है जिराफ, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। क्या आप में से किसी को पता है जिराफ को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई जानता है? इतने लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में से किसी को पता है जिराफ को हिंदी में क्या कहते हैं? पता है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने एक दिन ऐसे मजे मजे में डिक्शनरी में देखा और तब मुझको पता चला कि जिराफ को हिंदी में लकड़हरना बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लकड़हरना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। क्या कह रहे हैं कि भाई अब इतने में 2 शेर उठते हैं और 2 ओर, यानी कि 2 दिशाओं में चले जाते हैं, एक इधर तो एक इधर। ऐसे
एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, उसमें से एक शेर थोड़ा आगे बढ़ा और फिर एक जगह पे शांति से चुपचाप बैठ गया। लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जो दूसरा शेर था वो घास में छिपता छिपाता क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर कभी आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर शेर को शिकार करते हुए देखा होगा तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों ने कभी शेर को शिकार करते हुए नहीं देखा ना, तो एक काम करना, इस वीडियो को देखने के बाद में यूट्यूब पर ही सर्च कर लेना, ठीक है, कि शेर शिकार कैसे करता है, ठीक। और उसके बाद में जो उसकी पूरी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, वीडियो, कि वो कैसे आंख लगाता है अपने शिकार पे, कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे झपटता है, इस पूरे को देख डालना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। जो हिरन का झुंड है उन्होंने ये देख लिया कि भाई शेरों की नज़र उन पर अब पड़ने लग गई। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। अब भाई शेर क्यों देख रहे होंगे हिरन को? सीधी सी बात है, खाने के लिए। अब अगर आपको कोई जानवर खाने के लिए आएगा तो आप सीधी सी बात एकदम चौकन्ना होकर बैठ जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। हिरन क्या कर रहे हैं, इससे पहले चर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको आभास हुआ, जैसे उनको पता चला कि शेर उनका शिकार करने आए हैं, तो वो अपना खाना वाना छोड़ के एकदम चौकन्ने होकर बैठ गए कि भैया अब तैयार हो जाओ, अब तो बजने वाली है अच्छे से बैंड। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। क्या कह रहे कि फिर क्या हुआ, एक घटना हुई कि कुछ हिरन जो हैं वो झुंड से अलग हुए और एक तरफ भाग गए, लेकिन जो बाकी हिरन थे वो वहीं के वहीं बिना हिले डुले वहीं के वहीं वैसे के वैसे खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि भाई बाकी जो हिरन है वहाँ पे बिना हिले डुले क्यों खड़े हैं, क्योंकि भाई शेर उनको देख रहे हैं। और हिरणों की जो प्रवृत्ति है, यानी कि हिरणों का जो कह सकते हो सिक्स सेंस है, वो उनको एक चीज़ बता रहा है कि किसी भी दिशा में भागोगे खतरा तो रहेगा ही रहेगा। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। क्या करके जो शिकार है वो सिंह यानी कि शेर सूरज डूबने के बाद करते हैं। सूर्यास्त मतलब होता है सूरज का डूबना, ठीक है। और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। क्या कह रहे कि भाई जो शेर है वो शिकार किसका, झुंड का नहीं करते हैं। देखो जो शेर है ना वो कभी भी झुंड का शिकार नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई झुंड में शिकार करने में खतरा होता है। मान लो 100 हिरणों का झुंड है, ठीक है, अब शेर झपटा शिकार करने के लिए 100 के 100 हिरण अड़ गए कि नहीं भैया आज तो शिकार करने नहीं देंगे, और सभी ने ज़्यादा नहीं एक एक लात तो मार दी, तो भैया शेर का तो काम हो जाना है, ठीक है ना। जो शेर है वो कभी भी झुंड का शिकार नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है झुंड में बल है और झुंड में वो शिकार ठीक से कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो शेर होते हैं वो जब भी शिकार करते हैं तो उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी ना किसी जानवर को झुंड से अलग कर दिया जाए और फिर वो उस जानवर का शिकार करते हैं। जो अलग वो जानवर है ना ये उसका शिकार करते, झुंड का कभी नहीं करते। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। अब इनको यानी कि जो लेखक हैं इनको भी बात समझ में आ गई कि जो हिरन है वो भाग क्यों नहीं रहा, गोले में क्यों ऐसे खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। इनको यानी कि लेखक हैं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका रक्तचाप यानी कि इनका जो खून है वो तेजी से दौड़ रहा है। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। तो अब इन्होंने तय कर लिया कि भाई चलो अब बहुत घूम लिया, बहुत शेर को देख लिया, अब एक काम करते हैं, अब घर चलते हैं, ठीक है। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। अब ये सब घूम घाम के कहाँ, मॉरिशस के लिए बैठ गए हैं जहाज में, ठीक है। तो नैरोबी से मॉरिशस ये जिस जहाज में गए हैं उसका नाम क्या है, BOAC।
जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। क्या करें कि जो जहाज है वो नैरोबी से कितने बजे उड़ गया? तकरीबन 4 बजे उड़ गया ये शाम को, और 5 घंटे का सफ़र है, लगातार 5 घंटे तक उड़ता रहा। और जब ये मॉरिशस पहुंचा तो तकरीबन लगभग कितने बज रहे थे? 10 बज रहे थे। अच्छा, अगर किसी ने इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको कुछ चीज़ खटकी होगी। खटकी क्या होगी? निकले कितने बजे? 4 बजे, 5 घंटे का सफ़र, तो 4 में 5 जोड़ो, कितना होता है? 4 5 होता है 9। लेकिन ये कह रहे हैं कि मॉरिशस पहुंचे हैं 10 बजे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है टाइम जोन की वजह से। और टाइम जोन क्या चीज़ होती है ये मैं आपको एसएसटी में अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको टाइम जोन के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक, चलो, रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था। मतलब ये है कि जब ये मॉरिशस पहुंचे हैं तो समय है रात का, खूब अंधेरा हो गया है और बारिश हो रही है, यानी कि बारिश का एक तरीके से कह सकते हो वहां पर मौसम बना हुआ है। मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। लेकिन इतनी बारिश में भी, इतने अंधेरे में भी वहां पर बहुत सारे लोग लेखक के स्वागत के लिए खड़े हैं। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। यानी कि हवाई अड्डे में जिस तरीके से स्वागत हो रहा था, जो पूरा एक समा बंधा हुआ था, यानी कि जो एक पूरा माहौल बंधा हुआ था, उसको देखकर लेखक के मन में एक भाव आया कि भाई वो तो भारत में ही है। मतलब जैसे भारत में उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, जैसे भारत में लोग रहते हैं वैसे उनको वहाँ पे भी दिखे। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और दशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। तो अब जो है ये मॉरिशस की लोकेशन को बता रहे हैं कि मॉरिशस कहाँ पे पड़ता है। तो ये जो मॉरिशस का द्वीप है, ये एक आइलैंड है, ये भूमध्य रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा कौन सी होती है? क्या आप लोग को याद है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कुछ याद है? अभी कुछ समय पहले ही मैंने पढ़ाया है कि भूल गए सबके सब? चलिए, मॉरिशस द्वीप जो है वो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण दिशा और दशांतर रेखा से 60 डिग्री के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। ये क्या है? इसकी लोकेशन है। ठीक है, मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। यहाँ की लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं कि भाई 29 मील और 30 मील है क्या लंबाई चौड़ाई। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। यहाँ का जो पूरा जो रकबा है, मतलब जो पूरे लैंड है उसकी बात करें, ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो ये 720 वर्ग मील का है। ठीक है, आंका जाता है, मतलब इतना लमसम माना जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। ये जो है मॉरिशस, ये कहाँ पर पड़ता है? ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में ये पड़ता है और ये भारत समुद्र का एक बहुत ही सुंदर सितारा है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि मॉरिशस इतना सुंदर है कि यहाँ पे जो लेखक हैं वो इसकी तुलना मोती और सितारों से कर रहे हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस ये वो देश है, ये एक ऐसा देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं। मतलब आप देख सकते हो कि भाई ये कितना ज़्यादा समुद्र में ही है एक तरीके से। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा यहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वो देश है जहाँ पे 67% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना।
ये लोग कौन से हैं? भारतीय खानदान से हैं, मतलब इनका भारत से कहीं ना कोई संबंध है। हो सकता है इनके माता पिता हों भारतीय या फिर उनके पूर्वज हों भारतीय। और यहाँ के 53% लोग कौन हैं? हिंदू धर्म के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं। मॉरिशस वो देश है जिसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट लुई। इसकी जो गलियां हैं उनका नाम क्या है? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, ये हैं इसकी गलियों के नाम। जिसके पूरे एक मोहल्ले का नाम काशी है, और यहाँ पर एक पूरा मोहल्ला है, कहाँ? मॉरिशस की ही बात कर रहे हैं ये, और उसका नाम है काशी। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। क्या कह रहे कि मॉरिशस वो देश है जहाँ पे आपको बनारस भी मिलेगा, गोकुल भी मिलेगा और ब्रह्म स्थान भी मिलेगा। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है, और यहाँ पे जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको कॉलेज बोला जाता है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ के जो मतलब मॉरिशस के जो हिंदू हैं वो ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे हिंदी का बहुत ज़्यादा क्या है? इस्तेमाल होता है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। यहाँ की राजभाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक भाषा फ्रेंच है, मतलब लोग वहाँ पे फ्रेंच को ज़्यादा बोलते हैं। मगर जनता वहाँ क्रोयोल बोलती है। लेकिन जो जनता है वो यहाँ पे क्या बोलती है? क्रोयोल बोलती है। मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि ये ना एक वेरिएशन है इनकी खुद की लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, यहाँ की सांस्कृतिक भाषा क्या है? फ्रेंच है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, ज़्यादा लोग हैं, वो किस में बोलते हैं? वो क्रोयोल में बोलते हैं। क्रोयोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। क्या कह रहे कि जो लैंग्वेज है क्रेयोल, ये इसका फ्रेंच से वही रिश्ता है जो भोजपुरी का हिंदी से है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे भोजपुरी हिंदी है ना, वैसे ही वहाँ पे क्या है? क्रेयोल फ्रेंच है। और क्रेयोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। क्या कह रहे कि भाई क्रेयोल के बाद में यहाँ पे जो दूसरी जनभाषा है, मतलब जो जनता दूसरी ज़्यादा भाषा बोलती है, वो है भोजपुरी। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाई जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं ना, तकरीबन सभी लोग ऐसे हैं जो कि भोजपुरी को बोल लेते हैं, नहीं तो समझ तो लेते हैं, है कि नहीं? देखो, बोलना भले ना आता हो भोजपुरी, लेकिन लोग समझ लेते हैं, क्योंकि भोजपुरी काफ़ी हद तक हिंदी जैसी होती है, बस एक्सेंट थोड़ा अलग होता है। ठीक, ये नॉर्मल भोजपुरी की बात कर रहे हैं। नहीं तो जो भोजपुरी होती है ना, जो कि असल में वहाँ लोकल एरिया में बोली जाती है, जहाँ पर ये लैंग्वेज का यूज़ होता है, वो काफ़ी टफ होती है, वो हिंदी के मुकाबले काफ़ी टफ होती है। जैसे कि जो लोग गोरखपुर से आते हैं ना, वो जो भोजपुरी बोलते हैं वो नॉर्मल भोजपुरी होती है, जिसको हिंदी बोलने वाला व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी आज भी ऐसे भोजपुरी बोली जाती है जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति छोड़ो कोई भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। चलिए, ये तो भोजपुरी के बारे में हमारा एक फैक्ट था, लेकिन अब आता है चैप्टर पर। क्या कह रहा है कि सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। थोड़े हद तक ये जो लाइन दी है ये गलत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भारत के बगल में रहने वाला जो देश है हमारा चीन, वहाँ के कुछ लोग भी भोजपुरी को बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है, लेकिन जो मॉरिशस में बोली जाने वाली भोजपुरी है, ये शाहबाद और सारण में बोलने वाली भोजपुरी बिल्कुल भी नहीं है, उससे एकदम अलग है। उसमें फ्रेंच के इतने
संशापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। क्या कह रहा है कि भाई जो मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है वहाँ पे अब फ्रेंच के इतने शब्द घुस गए हैं, इतनी फ्रेजेस घुस गई हैं फ्रेंच की कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ ही पूछने पड़ेंगे कि भैया इसका क्या अर्थ हुआ। मॉरिशस में उर्क की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। क्या कह रहे हैं कि भाई मॉरिशस के अंदर जो उख होता है, इसकी जो खेती होती है और इसका जो व्यवसाय है, इससे जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से है? भारतीयों की ही वजह से है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं और मॉरिशस की जो असली ताकत है वो कौन है? हमारे भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। मॉरिशस कैसा द्वीप है? कृषि प्रधान, मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। जो चीनी है वो मॉरिशस का क्या है? मेन और एकमात्र, मतलब चीनी वहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग है। मॉरिशस में बहुत ज़्यादा मात्रा में किसकी पैदावार होती है? चीनी की होती है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो उख की खेती असंभव। क्या कह रहे कि अगर भारत के जो लोग हैं वो इस टापू में नहीं गए होते ना तो जो उख है इसकी खेती क्या होती? असंभव होती। वहाँ पे उख की खेती हो ही नहीं पाती और चीनी के जो कारखाने हैं वो कभी बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। यानी कि भारत के अंदर हम रहकर हमको ये समझ ही में नहीं आता कि हमारे जो देश है भारत, इसकी जो संस्कृति है वो कितनी ज़्यादा लंबी है, कितनी ज़्यादा पुरानी है और कितनी ज़्यादा अमिट है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। क्या कह रहा है? किंतु जब ये मॉरिशस गए, जब ये लेखक मॉरिशस गए तो वहाँ जाके इनको पता चला कि जो भारत की संस्कृति है वो कितनी ज़्यादा प्राणवती और चिरायु है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। क्या कह रहे हैं कि भाई मालिकों की इच्छा, देखो पहले तो ये समझो कि भारत मॉरिशस गए क्यों हैं। भारत को जो मॉरिशस है वो अपनी इच्छा से वो नहीं गए, उनको वहाँ पे जबरन लेके जाया गया था। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग रहते थे, मतलब जो भारतीय मॉरिशस में लोग लेके जाए गए थे, जो वहाँ पे रह रहे थे, उन पे अत्याचार किया गया कि वो भारतीय संस्कृति को क्या करें? भूल जाएं। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म सहे, लेकिन उसके बावजूद जो भी उनको लालच दिया गया सभी को ठुकरा दिया और अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने वहाँ पर भी जीवित रखा। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को इन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। वो अपने धर्म पर टिके रहे, वो अपने धर्म पर डटे रहे, हार नहीं मानी और जिस द्वीप में वो गए थे उन्होंने उस द्वीप को ही हिंदुस्तान ही बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिस पे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पर जो लोग लेके जाए गए थे वो अपने धर्म पर डटे रहे, उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होते हैं। यानी कि आपको मॉरिशस के हर जो मेन ग्राम है, जो मुख्य ग्राम है, वहाँ पे शिवालय यानी कि शिव जी का मंदिर मिल जाएगा। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मॉरिशस के जितने भी प्रमुख ग्राम हैं वहाँ पे जो हिंदू हैं, वहाँ के रहने वाले जो हिंदू हैं, वो रामायण, जिसको हम लोग रामचरितमानस भी कहते हैं, इसका पाठ करते हैं और ढोलक और झांझ की मदद से इसको गाते भी हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों में मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमय पाया।
क्या कह रहे हैं कि मॉरिशस के जो मंदिर हैं, जो उनके शिवालय हैं यानी शिव के जो मंदिर हैं, जो शिवलिंग है, वो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ पाई। ठीक है, और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरमय रखें, सुरमय बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। अब लेखक ये कह रहे हैं कि कितनी अच्छी बात होती अगर हम भारत के मंदिरों को और भारत के तीर्थ स्थानों को भी उतना ही साफ रखते, उनके माहौल को उतना ही अच्छा रखते जितना इन्होंने मॉरिशस में पाया। भारत के पर्व त्यौहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। यहाँ के यानी भारत के जो त्यौहार हैं वो मॉरिशस में भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है और वहाँ का साल का जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है वो क्या है? शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। क्या कह रहे हैं कि मॉरिशस के बीच में एक झील पाई जाती है जिसका संबंध वहाँ पे जो रहने वाले हिंदू हैं उन्होंने परियों से बिठा दिया, यानी परियों देवताओं से बिठा दिया और उस झील का नाम क्या पड़ गया अब? परी तालाब। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। क्या कह रहे हैं कि जो परी तालाब है वो सिर्फ तीर्थ किसको बोलते हैं? तीर्थ हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, जो पवित्र स्थान है उसको। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तीर्थ का ही नहीं बल्कि पिकनिक का भी बहुत ही अच्छा क्या है? स्थान है। मतलब ये दिखने में इतना प्यारा है कि लोग यहाँ पे पिकनिक करने भी आते हैं, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, ना अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जो लोग वहाँ पर जाते हैं पिकनिक मनाने, वो अपने साथ में मांस मछली नहीं लेके जाते, ना ही कोई गलत चीज़ लेकर जाते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कांधे पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहा है कि भाई शिवरात्रि के समय मॉरिशस के जो हिंदू हैं वो सफ़ेद कपड़े यानी कि श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और अपने कांधे पर कांवर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कांवर लेके आते हैं। ये क्या होता है? एक बांस का डंडा होता है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ छींकें बंधी होती हैं और उसमें मटकी या फिर कोई बर्तन होता है और उसमें लोग आते हैं, इस परी तालाब में आते हैं उसको लेकर और उन बर्तनों में पानी भरते हैं और फिर उनको अपने कंधे पर लेकर कहाँ जाते हैं? अपने जो गांव है जो भी है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे जो भी शिवालय है उस पर उस पानी को चढ़ाते हैं और फिर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं और ये सारे जो कार्यक्रम हैं वहाँ के लोग बड़ी भक्ति के साथ में बहुत ही पवित्रता यानी कि साफ सफाई के साथ में करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। सारे ही जो बड़े लोग हैं वो उस दिन क्या पहनते हैं? उजली हुई धोती, उजली हुई कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। जो बच्चे हैं वो भले ही हाफ पैंट उनको पहनना अलाउड हो लेकिन गांधी टोपी तो तब भी उनको पहननी पड़ती है। मतलब जो बड़े हैं उनको ये कपड़े पहनने होते हैं और जो छोटे हैं वो हाफ पैंट तो पहन सकते हैं लेकिन उसके साथ में उनको गांधी टोपी भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। जो परी तालाब पर ये जो मेला लगता है
ये मॉरिशस के एक बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रमुख आकर्षण में से एक है। मतलब ये जो मेला लगता है ये बहुत ही क्या होता है, कमाल का होता है। और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। और उस मेले को देखने के लिए, उस मेले में घूमने के लिए अलग अलग धर्मों के भी लोग वहाँ पर आते हैं। मतलब बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में आते हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा पाठ और इसका अर्थ। चलो भाई, अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। उससे पहले आओ लेखक से परिचय यानी कि दिनकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। लेखक से परिचय। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मज़ा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का व्याह आदि। ठीक है, देखो इसमें से मैंने पता है मिर्च का मज़ा और पड़क्कू की सूझ ये दोनों पढ़ रखा है। मिर्च का मज़ा मुझे याद है, ये एक कविता थी, बहुत ही कमाल की, बड़ी ही मज़ेदार थी। काबुली वाले से, मतलब काबुली वाले करके एक थी ये पूरी पोयम, बड़ी अच्छी थी। और पड़क्कू की सूझ ये एक कहानी थी, मज़ेदार थी ये भी। ठीक है, मैंने सूरज का व्याह ये नहीं पढ़ा, बाकी ये दोनों पढ़े हुए हैं मैंने। चलो, तो अब हम लोग दिनकर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 1974 में हुई है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं थीं उसकी मेन विशेषता, उनकी मुख्य विशेषता यह थी कि ये भारत और भारत की संस्कृति, साथ ही में वीरता, उत्साह, देश प्रेम, इन सब के बारे में, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें इन सब के भाव हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है ना, मतलब ये है कि एक तरीके से ये कह सकते हो कि इनकी जो रचनाएं थीं वो देश प्रेम के ऊपर थी। ठीक है, देश प्रेम, भारत की संस्कृति, बहादुरी, जोश, इन सब के ऊपर इनकी रचनाएं हुआ करती थी। इसके अलावा इन्होंने कई सारी और भी रचनाएं करी हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, मिर्च का मज़ा, पड़क्कू की सूझ, सूरज का व्याह, ये सब। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पर। तो भैया पहला प्रश्न मैं सीधे बता ही देता हूँ आपको किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे क्या है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको ये प्रश्न पढ़ना है और फिर इन चारों में से जो विकल्प आपको सही लगता है उस पर तारा बना देना है। तो भाई पहला प्रश्न क्या है, हिरन समूह में क्यों खड़े थे? तो हिरन जो हैं वो भागने की बजाय समूह में क्यों खड़े थे? पहला मेरा ऑप्शन क्या है, भागने पर उन्हें सिंह से आक्रमण का डर था। भाई ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे, ये तो एकदम गलत है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे, ये भी नहीं, ये भी गलत है। सिंह उनसे उदासीन थे अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था, ये भी गलत है। जो पहला वाला है वही सही है, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है कैसे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन भी कुछ हद तक सही है, लेकिन लोगों पहले सारे पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छा शायद मैंने पाठ में आपको बताया नहीं था या मेरे ध्यान से उतर गया होगा कि जो गन्ना है ना उसी को उख कहते हैं। ठीक, उख पढ़ते नहीं थे छोटे में, जब छोटा बड़ा पढ़ा करते थे तो उसमें ऊ से उख पढ़ते थे, तो वही है, उख मतलब गन्ना ही होता है और कुछ नहीं। अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है। सभी भारतवासी परितालाब पर एकत्रित होते हैं। भारत की बहुत सी विशेषताएं वहाँ पर भी दिखाई देती हैं। देखो मुझे ना सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन से कहीं ना कहीं
इन जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये भी हमको दिख पा रहे हैं, तो यही वाला सही है। ठीक है, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहाँ दिखाई देती हैं। ठीक, तो यही लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है दोस्तों, चलो पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ये हमारा बहुत ही सीधा सा, बहुत ही आसान सा है। क्या कह रहा है कि पाठ में से कुछ पंक्तियां नीचे दी हुई हैं, आपको उन पंक्तियों को पढ़ना है। उनको पढ़ने में मतलब पढ़ने पर आपको क्या समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा हो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, साथ ही में चाहो तो अपने क्लासमेट के साथ में, अपने स्कूल के बच्चों के साथ में आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो चलो भाई पंक्ति पढ़ लेते हैं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जानकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया भी था कि जो लेखक हैं वो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जब हम लोग भारत के अंदर बैठे होते तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता है कि हमारी भारत की जो संस्कृति है वो दुनिया भर में कितनी ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन जब हम भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि लेखक कह रहे हैं कि जब ये मॉरिशस पहुँचे तो वहाँ जाकर इनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो भारत की संस्कृति है वो कितनी ज़्यादा फैली हुई है दुनिया भर में। तो क्या है, इसका उत्तर यही है कि भारत के अंदर रहकर हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पाता कि हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया भर में कितनी ज़्यादा फैली हुई है। लेखक जब मॉरिशस पहुँचे तब वहाँ जाकर उनको इस बात का पता चला कि भारतीय संस्कृति का वहाँ पर भी कितना ज़्यादा मतलब वहाँ पर भी कितनी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है मेरा सोच विचार के लिए। इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़ लो। वैसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो चलो भाई सीधे हम इन प्रश्नों पे ही आ जाते हैं। तो क क्या कह रहा है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? तो बच्चों ये मैंने आपको अभी पार्ट में समझाया था, वही आ गया है फिर से प्रश्न कि नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि चिड़ियाघर जो होता है वो शहर के अंदर ही बनाया जाता है। ठीक, वहाँ पे आप जाते हो, टिकट लेकर आप जाते हो जानवरों को देखने के लिए। जो जानवर है वो पिंजरे में रखे जाते हैं। ठीक है, वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं रहते हैं बल्कि उनको पिंजरों में रखा जाता है। ठीक है ना, कोई स्वतंत्रता कोई कुछ नहीं। जबकि नेशनल पार्क में जानवर अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से जंगल में घूम सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। चिड़ियाघर के अंदर जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क के अंदर जानवरों पर कोई भी रोक टोक नहीं होती है और वह अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ख वाला क्या कह रहा है, हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक लाइन है जिसमें लेखक ये कहते हैं कि हम लोग मानो पेड़ पौधे और खरपतवार से भी तुच्छ हों। तो भाई लेखक ऐसा क्यों बोलते हैं? लेखक ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जो शेर थे वहाँ बैठे हुए वो लोगों पर और लेखक पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो थोड़ा बहुत इधर उधर पेड़ पौधे खरपतवार मतलब पेड़ पौधे घास फूस को देख ले रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं देख रहे थे। तो एक तरीके से लेखक के मन में एक ऐसा ये भाव उत्पन्न हुआ, भाव पैदा हुआ कि भाई देखो ये लोग पेड़ पौधों को देख रहे हैं लेकिन हमको नहीं देख रहे, लगता है हम लोग इन पेड़ पौधों से भी तुच्छ हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये इसका उत्तर है। शेरों के व्यवहार से लेखक को ऐसा लगा मानो शेर लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझते हों और उन्होंने ऐसा इसलिए, उन्हें होगा यहाँ पे, उन्होंने नहीं, इसको काट लीजिए, उन्हें। ठीक है, उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ और लोगों के मौजूद होने के बावजूद शेर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले का उत्तर।
अब है अगला मेरा ग वाला, क्या कह रहा है? मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? क्या कह रहा है कि भाई मॉरिशस की जो असली ताकत है वो कौन है? भारतीय लोग ही हैं। पाठ के अंदर ये जो कथन है हमारा ऊपर वाला, इसके समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? तो इसके समर्थन में बहुत सारे तर्क दिए गए थे, जैसे कि जनसंख्या का तर्क था कि वहाँ पे 67% भारतीय लोग हैं, है कि नहीं है? साथ ही में वहाँ पे प्रमुख ग्रामों में मंदिर हैं, ठीक है। साथ ही में वहाँ की जो त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो भी भारतीयों से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। साथ ही में भारतीयों ने वहाँ पर ऊख यानी कि गन्ने की खेती उन्होंने ही शुरू करी, और जो भी उसका व्यवसाय है वो भारतीयों ने ही शुरू करा। तो यही इसका उत्तर है। तो क्या है ये उसका उत्तर? मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। यहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय हैं। यहाँ पर भारतीय राज्यों के नाम वाली कई जगहें भी मिलती हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती में सफलता भारतीयों के कारण मिली है। ठीक है, चलो घ वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है? उस द्वीप को इन्होंने छोटा सा भारत बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान कैसे बना लिया? मतलब जो लोग गए, मतलब यहाँ से जो लोग गए थे, उन्होंने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना लिया? तो ये उसका उत्तर, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई तथा मोहल्ले का नाम काशी है। यहाँ बनारस, गोकुल, ब्रह्म स्थान और बहुत से शिवालय भी मिलते हैं। यहाँ पर कई सारे भारतीय त्योहारों को मनाया जाता है। मॉरिशस की संस्कृति में भारत की संस्कृति की छाप साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया इस वाले का उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, मिलकर करे मिलान। ठीक है, तो इसमें भाई आपको मिलान करना होगा, दो स्तंभ दिए होंगे, आपको दोनों को आपस में मिलाना होगा। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा सा है, जूम इन पे उतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने ये आधे इसकी फ़ोटोज़ ले रखी हैं इस तरीके से। इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से। चलो, तो पहला है इसमें अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका को किससे मिला सकते हैं? अफ्रीका को किससे मिलाया जा सकता है? तो अफ्रीका मिलेगा इस वाले से। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। नंबर 2 पे आता है अफ्रीका, तो ये इससे मिला दो। ठीक है, फिर है अगला हमारा नैरोबी। तो नैरोबी क्या है? ये केनिया का एक शहर है। क्या है यहाँ पे दिया है? यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केनिया की राजधानी है। एकदम सही, इससे मिला दीजिए। अगला है रक्तचाप। रक्तचाप का मतलब क्या होता है? रक्तचाप देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ रक्तवाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाला गया दाब का नाम, यही हो गया। ठीक है, चलो अगला दिया है BOAC। तो BOAC क्या है? ये एक वो थी, क्या बोलते हैं, विमान कंपनी थी जिससे कि ये लोग गए थे। तो प्लेन से जुड़ा हुआ कुछ दिया है यहाँ पे, ओवरसीज, ये रहा ब्रिटिश ओवरसीज एवरेज कॉरपोरेशन, यही है। ठीक है, पुरानी विदेशी विमान कंपनी। हाँ देखो विमान कंपनी दिया हुआ, ये हो गया आपका। ठीक, अब आते हैं भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा ये रही, ये वाला, ये पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी। अगला है दशांतर रेखा। तो दशांतर रेखा देखो इधर दिया हुआ, ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक, ये हो गया दशांतर रेखा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। चलो तुलसीदास, ये कौन है? ये एक लेखक हैं। ये एक लेखक हैं क्या? रुक जाओ, ये रहा, ये श्री राम के जीवन पर आधारित अमर कथा तुलसी रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। ठीक है, अगला है क्रेयोल। तो ये 2 भाषाओं से मिलकर बना था जो वहाँ के लोग बोलते हैं। तो ये रहा आपका 5वां नंबर, ये हो गया। ठीक है, और नवा है कावर।
ठीक। तो कावर मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बांस का क्या होता है, डंडा होता है और उसमें दो वो बने होते हैं, क्या बोलते हैं, छींके होते हैं साइड में बंधे, और उसमें दो हांडियाँ होती है, उसमें लोग पानी भर के लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे नंबर डाल दिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप इन नंबर से देखकर मिला सकते हो। ठीक, चलिए, यात्रा वृत्तांत की रचना। देखिए इसके अंदर क्या है, मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। क्या है कि भाई इस पाठ में खासकर जो लाइन दी हुई है ये वाली हमारी, इसको पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि मानो हम लोग वहीं पर हों जहाँ की जो लेखक है वो बात कर रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारे इस पाठ की एक बहुत ही कमाल की विशेषता है। अगर आप इस पाठ को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ऐसी और भी कई सारी विशेषताएं इस पाठ में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इस पाठ को अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ाया, उसको पढ़ने समझने में आपको क्या विशेषताएं समझ में आई हैं वो आपको अलग से लिख लेना है, बस इतना करना है इस प्रश्न के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? देखो, बहुत ही आसान से मेरा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि मॉरिशस मेरा एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको बनारस, गोकुल, ब्रह्म स्थान, कलकत्ता, मद्रास सब कुछ मिलेगा। तो जो मॉरिशस के जो लोग हैं, इन्होंने अपने गली मोहल्लों के नाम इस तरीके के क्यों रखे हैं? ठीक है ना, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है जो मॉरिशस में रहने वाले भारतीय हैं, उन्होंने अपनी गली मोहल्लों के नाम भारतीय राज्यों के हिसाब से रखे जो कि उनको अपने देश, अपने घर भारत की याद दिला दे। ठीक है, साथ ही में हो सकता है कि इन्होंने जो भारत देश है उसके राज्यों के सम्मान के तौर पर हो सकता है गली मोहल्लों के नाम रखे हों, है कि नहीं? या फिर हो सकता है कि भाई उन्होंने इस कारण से नाम रखा हो कि अगर भारत का कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो वो जब इन गली मोहल्लों के नामों को सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर भारतीय लोग रहते होंगे। तो एक तरीके से हो सकता है इन्होंने पहचान के हिसाब से भी अपनी गली मोहल्लों के नाम ऐसे रखे हों। ठीक, होने को तो बहुत से कारण हो सकते हैं। ख क्या कह रहा है, कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। क्या कह रहा है कि भाई एक लाइन आई थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो शेर जहाँ लेटे थे उसके चारों तरफ क्या थी, 8-7 गाड़ियाँ खड़ी थी। ठीक है, तो उनको घेर कर लेटी थी, लेकिन शेरों को क्या उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। हमने अच्छी चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद शेरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो क्यों नहीं पड़ रहा होगा? ठीक है, तो देखो इसका एक कारण ये हो सकता है कि हो सकता है शेरों की ना इस तरीके से लोगों को और गाड़ी को देखने की आदत सी हो गई हो, क्योंकि भाई पहली बार तो है नहीं कि वहाँ पे कोई पर्यटक गया होगा, है कि नहीं? बहुत लंबे सालों, मतलब बहुत लंबे समय से, सालों से लोग वहाँ पे जाते आते रहे होंगे। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे एक तरीके से शेरों के मन में से जो लोगों और जो गाड़ी को लेकर जो कह सकते हो जिज्ञासा है, ठीक है, वो एकदम ख़त्म हो गई होगी कि भाई उनको पता है कि ये क्या है, अरे ये तो आते रहेंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने इसलिए ध्यान देना छोड़ दिया हो कि भैया तुमको जो करना है करो, बस हमें परेशान ना करो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। रुक जाओ, क्या कह रहा है, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? क्या कह रहे हैं कि भाई हमने एक लाइन ऊपर पढ़ी है कि हिरणों के झुंड में इनको क्या दिखाई दिया, एक जिराफ दिखाई दिया जो कि बेवकूफ़ की तरह खड़ा हुआ था। तो शेरों के आसपास होने के बावजूद जो जिराफ है वो क्यों ऐसे खड़ा होगा? तो इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जिराफ ऐसे ही चरने के लिए आया हो और उसने शेरों पर ध्यान ना दिया हो, या फिर हो सकता है जिराफ ने शेरों को देखा तो हो लेकिन काफ़ी बाद में देखा हो, और जिराफ को भी पता है कि अगर वो झुंड से अलग जाएगा तो शेर उस पर हमला करेंगे। तो हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए जिराफ जो है वो वैसा वहाँ पर खड़ा हो। क्या कह रहा है, मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परी से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा?
ठीक है। तो भाई हो सकता है झील का नाम परी तालाब इसलिए पढ़ा हो क्योंकि उस तालाब से जुड़ी हुई कोई प्राचीन कहानी जो है वो मतलब कोई प्राचीन कहानी हो, ठीक है, जिससे लोगों ने ये मान लिया कि भाई यहाँ पे देवताओं का वास है। या फिर हो सकता है कि वो जो तालाब है वो दिखने में ही इतना सुंदर लगता हो, इतना कमाल का लगता हो कि जैसे मानो वहाँ पे देवताओं का वास है, ठीक है, इसलिए हो सकता है इसका नाम परी तालाब पड़ गया हो। या फिर देखो हमारे भारत की संस्कृति में ना हमेशा से ही जो ये तालाब हुए हैं, जो नदियाँ हुई हैं, मतलब पानी के जो भी स्रोत रहे हैं, इनका बहुत ही सम्मान किया गया है, इनकी काफ़ी पूजा की गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ पे भी लोगों ने जब देखा इतनी कमाल की झील है, उससे इतने लोगों का उद्धार हो रहा है, तो उन्होंने इसकी भी पूजा करनी शुरू कर दी हो और वहाँ से इसका नाम परी तालाब पड़ गया हो, ठीक है। होने के कोई भी कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक। अब चलो, ये 4 प्रश्नों के तो मैंने अपने हिसाब से उत्तर दिए। आपके मन में अगर इनका कोई और उत्तर हो तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर रुको, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? तो क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ जान के शायद हैरानी हो कि लगभग 50 साल पहले ये जो परी तालाब है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गंगा तालाब कर दिया गया। तो मॉरिशस के लोगों ने नाम क्यों बदला होगा, ये नाम क्यों रखा होगा? तो देखो इसके कई से कारण हो सकते हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि आपको तो पता है भाई जो गंगा है वो भारत में क्या है, एक बहुत ही पवित्र नदी का नाम है। गंगा जो ये नाम है ये एक तरीके से पवित्रता दर्शाता है, ठीक है, और साथ ही में लोगों की जो आस्था है नदियों के प्रति उसको भी दर्शाता है। तो हो सकता है लोगों ने वहाँ का जो तालाब है उसका नाम परी तालाब की जगह पे गंगा तालाब रख दिया हो, ठीक है, जिससे कि मतलब जो कि एक तरीके से उस तालाब की पवित्रता और उस तालाब के की जो वो है जो ये शक्ति है, जो मान्यता है, उसको दर्शा सके, ठीक है। चलो शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, पुस्तकालय, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर क। हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ी रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ना हो उठे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया इस प्रश्न के अंदर क्या है, मैं सीधे समझा देता हूँ। इसमें ना ये सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। आपको ये चीज़ तो पता ही हुई कि भाई सर्वनाम किसको कहते हैं। सर्वनाम हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल नाम की जगह पर किया जाता है। जैसे कि ऊपर क्या, ये जो मेरा वाक्य है यहाँ पे देखो, हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर, हिरणों पर नजर रखी जा रही कि नहीं रखी जा रही है, तो यहाँ पे हिरन आ सकता था, लेकिन हिरन की जगह पे उन शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वैसे ही अतएव वे चरना भूलकर, वे किसकी जगह पे लगा है? हिरणों की जगह पे लगा है, ठीक है, तो ये भी क्या है? सर्वनाम हो गया। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाम की जगह पर लगाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ हमारी दी हुई है। और नीचे का जो मेरा प्रश्न है ना, इसमें आपको यही चीज़ करनी है, आपको कुछ नहीं, आपको सर्वनाम को पहचानना होगा। तो चलो भाई पहचान लेते हैं, ये तो आसान सा प्रश्न है। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो है मेरा उन्हें, क्योंकि उन्हें की जगह पे बच्चे लगाया जा सकता था, लेकिन गांधी टोपी उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। यहाँ पे बच्चों की जगह पे क्या लगा गया है? उन्हें रखा गया, तो ये हो गया इसका सर्वनाम। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। वे किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? भारतीयों के लिए, तो ये हो गया सर्वनाम। अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें फिर से किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? भारतीयों के लिए। उन्हें भेज दिया उस द्वीप को। अब देखो उस, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है हमारे मॉरिशस के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे मॉरिशस का यूज़ नहीं हुआ तो इसको रहने दो, ये अभी नहीं लिया जाएगा। उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 2 सर्वनाम है। कौन कौन से वाले? एक तो वे हो गया और एक उन्होंने, ठीक है, बस खत्म। पहचान पाठ के आधार पर
रुक जाओ, देखो खा वाला भी पढ़ लेते हैं जब इतना पढ़ लिया तो। खा क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सर्वनाम है ना उसकी जगह पे संज्ञा लगा के एक बार पढ़ो। तो भाई मैंने अभी जब आपको सर्वनाम लगवा रहा था तब मैंने संज्ञा लगा के आपको पढ़ के वो अभी बताए भी हैं, ठीक है। चलिए, पहचान पाठ के आधार पर आपने इस यात्रा वृत्तांत में तीन देशों के नाम पढ़े, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को पहचानिए। देखो, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है। क्या कह रहा है कि आपके क्लास के अंदर कोई मानचित्र मतलब कोई मैप कुछ तो मौजूद होगा, आप उस पर भारत को तो आसान से पहचान लोगे। आपको क्या करना है, इस पाठ में जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी की मदद से आपको जो बाकी जो दो देश हैं केन्या और मॉरिशस, उनको उस मैप पर ढूंढने की कोशिश करनी होगी, ठीक। चलिए, अगला क्या है, पाठ से आगे आपकी बात। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में अपने समूह में बताइए। देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि क्या आपने कभी कोई एक ऐसा पल अनुभव किया है, कोई एक ऐसी घटना अनुभव करी है, कहीं पढ़ी है या फिर देखी या सुनी है जो कि आपको लगता है कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ख वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेना चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आँखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, रुक जाओ, ये भी पढ़ लेते आखिरी वाला। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है? अच्छा, देखो, पहले तो उसमें क्या कह रहा है कि भाई मुलाकात शब्द का अर्थ होता है मिलना, लेकिन यहाँ पे मुलाकात का अर्थ क्या है, शेरों को पास से देखना। अब ये कह रहा है कि शेरों को पास से देखना, इसके लिए हम लोग अपनी आंखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बातों में ऐसे शब्दों का, पहली चीज़ तो जो ऊपर ये मुलाकात शब्द है इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसलिए ताकि ये जो बात है ये और भी ज़्यादा क्या लगे, आकर्षक लगे, अनोखी लगे, सुंदर लगे, ठीक है ना। इसीलिए लेखक ने जो मुलाकात शब्द है इसका इस्तेमाल किया है। अब इसमें नीचे ये पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी, कभी किसी जानवर को देखा है? तो आपने किस जानवर से, किस पशु पक्षी से मुलाकात करी है, उसके बारे में आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो भाई मैंने तो देखो बहुत से पशु पक्षियों को देखा है। घर के बाहर कौवों को देखता रहता हूँ, कुत्ते घूमते रहते हैं, बिल्ली घूमती रहती है, कई सारे पक्षियों को देखा हूँ मैं। और साथ ही में बहुत पहले मैं चिड़ियाघर गया था, वहाँ पे मैंने शेर देखा, सियार, हाथी, बहुत सारे जानवर देखे थे, ठीक है ना। तो मैंने तो कई सारे जानवरों से मुलाकात करी है। अब भाई आप बच्चे लोग अपने बारे में बताओ कि आपने किन किन जानवरों से मुलाकात करी है कि नहीं। चलो, ग वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व है बताइए। देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है ये वाला भी। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपने कभी कोई ऐसा काम किया या फिर आपको क्या कभी कोई ऐसी बात पता है जिस पे आपको गर्व है, जिस पे आपको नाज है कि हाँ ये चीज़ मैंने सुनी या ये चीज़ मैंने देखी है, जो कि आपको अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई घटना है तो उसके बारे में आप लोग बताओ। है बच्चों ऐसी कोई घटना? अगर हो तो अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स को इसके बारे में ज़रूर बताना। चलिए, कक्षा और घर की भाषाएं। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलना अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है।
भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हो? आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? इसके बारे में यहाँ दी गई तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये एक तरीके से आपसे बस ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ आपको कौन कौन सी भाषा बोलनी समझनी आती है, साथ ही में आपके दोस्तों को कौन कौन सी भाषा बोलनी समझनी आती है। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट में आप लिख सकते हो। तो देखो मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझको एक तो हिंदी बढ़िया से आती है, इंग्लिश बढ़िया से आती है, संस्कृत थोड़ी बहुत आती है बट उतनी अच्छी नहीं आती है मुझको। इसके अलावा भोजपुरी, हाँ भोजपुरी भी थोड़ी बहुत बोल समझ लेता हूँ मैं। मराठी थोड़ी सी बोल समझ लेता हूँ मैं। ठीक है, और रशियन आती है क्योंकि रशियन मैंने कुछ टाइम तक सीखी थी, तो मुझको रशियन भी आती है थोड़ी बहुत। और इसके अलावा देखो इसके अलावा ना बहुत सारी भाषाएं हैं भारत की, कई मतलब बहुत सारी भाषाएं जो कि समझ में तो आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ बोलनी भले ना आती हो, लेकिन कई सारे ऐसी भाषाएं हैं। चलो अब इसमें क्या आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी आप बोल समझ लेते हो, वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक, अगर कोई भाषा थोड़ी बहुत भी आती है तो वो भी चलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको उस भाषा में एकदम महारत होनी चाहिए। ठीक, चलिए। प्रशंसा यह सराहना विभिन्न प्रकार से। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में यह वाक्य लिखा है। सराहना करने के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और सितारों से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहले नाम लिखिए, फिर इनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। शर्त यह है कि प्रत्येक बार अलग तरह से प्रशंसा करनी है। ठीक है, देखो ये प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे तो पहले नाम लिखो, तो लिखा है स्वयं। स्वयं मतलब खुद का नाम, परिजन किसी रिश्तेदार का नाम, शिक्षक यानी कि टीचर का नाम, यहाँ पे दोस्त का नाम, किसी पशु का नाम, किसी स्थान का नाम, सब्जी का नाम, पेड़ का नाम। और अब आपको क्या करना है, आपको एक वाक्य लिखना है इनकी तारीफ में। ठीक है, जो भी वाक्य आपको लिखना है उसमें जो भी आप प्रशंसा जिस प्रकार से कर रहे हो, अगले वाक्य में थोड़े अलग प्रकार से करना। उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना जिसका इस्तेमाल आप पहले कर चुके हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। जैसे कि मान लो आप में से किसी एक बच्चे का नाम है रवि। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया अपना खुद का नाम रवि। ठीक है, अब आप किस में अच्छे हो, मान लो हो सकता है आप खेल में अच्छे हो। ठीक है, किसी विषय में अच्छे हो, या फिर खाना बनाने या किसी बाकी चीज़ में अच्छे हो, तो उसके लिए आप एक वाक्य लिख सकते हो। ठीक, जैसे कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ, या फिर मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये लिख सकते हो कि फुटबॉल के खेल में मुझसे अधिक गोल और कोई नहीं कर सकता। तो ये भी तो एक प्रकार की तारीफ हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं, ऐसे लिख दो। या फिर मैं फुटबॉल का उभरता हुआ सितारा हूँ, कुछ भी लिख दो, जो इच्छा है लिख दो बस। ठीक है, चलो जी, अगला है मेरा चित्रात्मक सूचना। इसको हम लोग इन्फोग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, इन्फोग्राफिक्स। चलिए, तो नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है और थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, इस चित्र को जब हम देखेंगे और इस जानकारी को जब हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये किस बात मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसका टॉपिक क्या है, जब मॉरिशस में गूंजा जय हिंद। ठीक है, मतलब मॉरिशस में जय हिंद गूंज रहा है, यानी कि भारत से जुड़ी हुई कोई बात है जो कि मॉरिशस में हुई है। पढ़ लो क्या है, मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग की आबादी देश के 68% से ज़्यादा है। मतलब पहली लाइन यही बता रही कि मॉरिशस में जो भारतीय मूल के लोग हैं, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, इनकी आबादी 68% से भी ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ पे। इसमें से ज़्यादातर कहाँ के हैं, बिहार के हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठियों की भी तादाद यहाँ अच्छी खासी है। ठीक है, ब्रिटिश शासक गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहाँ ले गए थे। यही वजह है कि मॉरिशस की संस्कृति में भोजपुरी गीतों और भारतीय फिल्मों का खास योगदान है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम भी भारतीय मूल के थे। ठीक है, तो ये जो तस्वीर है
इससे हमको और इसमें लिखी हुई जानकारी से हमको किस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, जो हमने इस पाठ में पढ़ा है ना, उसी से जुड़ी हुई जानकारी हमें यहाँ से पता चल रही है कि मॉरिशस में 68% लोग जो रहते हैं वो भारतीय मूल के हैं। मतलब इनका संबंध कभी ना कभी भारतीयों से रहा है। इनके जो पूर्वज हैं वो क्या रहे हैं, वो भारतीय ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बिहार, तेलुगु, तमिल, मराठी इन लोग मतलब यहाँ के लोग रहते हैं। ठीक, साथ ही में यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो गन्ने की खेती करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहाँ पर लेके गए थे। ठीक, और मॉरिशस में भोजपुरी गीत और साथ ही में हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ठीक, मॉरिशस के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो भी भारतीय मूल के थे। ठीक है, तो हमें क्या मिल रही है, इस चित्र से बहुत सारी जानकारी मिल रही है। इस चित्रात्मक सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई इस चित्रात्मक सूचना जो अभी हमने अगले पन्ने में देखी है उसके आधार पे आपको मॉरिशस के बारे में क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके लिख दो कि मॉरिशस के अंदर भारतीयों की अच्छी खासी संख्या हमें देखने को मिलती है। मॉरिशस में मौजूद कुल आबादी का 68% से ज़्यादा भाग भारतीयों का ही है, भारतीय मूल का ही है। यहाँ पे भारतीयों को लाने वाले ब्रिटिश शासक थे जो कि उस समय गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से मजदूरों को जबरन यहाँ पर लेकर आए थे। ऐसे करके आप कोई एक प्यारा सा अनुच्छेद लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख डालो भाई। अपनी पसंद के किसी विषय पर इसी प्रकार की चित्रात्मक सूचना की रचना कीजिए। चलो ये बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि भाई आपके पसंद का कोई विषय है उस पे ना आपको एक चित्रात्मक सूचना बनानी होगी। तो जैसे ये इस पेज में है हमारा, ऐसे बना लो, बहुत आसान है। अगला है मेरा हस्ताक्षर। क्या कह रहा है, आप जानते ही हैं कि यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। वे अपने नाम को कुछ इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर लिखा हुआ ये इनका सिग्नेचर है। क्या है, इनका साइन है। ठीक है, अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति को जीवन भर अन्य कार्यों के लिए करना होता है। आपके विद्यालय में भी आपसे हस्ताक्षर करवाए जाते होंगे। आप प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करते होंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर की बात हो रही है। आप लोग क्लास 6 में हो तो मेरे हिसाब से तो तकरीबन आप सभी बच्चों ने अपना अलग से कोई स्टाइल से साइन मारना स्टार्ट कर दिया होगा। जब मैं था ना 6 में तो मैं भी खूब स्टाइल में साइन मारा करता था। ठीक, और मेरे ना तब बहुत सारे साइन थे। प्रॉब्लम ये थी कि मैं सारे साइन भूल जाया करता था, तो मुझको समझ ही नहीं आता था कहाँ पे क्या करना है, और नहीं तो हम नए साइन बनाते फिरते थे। अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ तब जाके मैंने थोड़ा सही साइन करना स्टार्ट किया है, जो कि मुझको क्या रहता है, याद रहता है। ठीक, तो आप सभी लोग क्लास 6 में हो तो मेरे हिसाब से तो आप सभी लोगों को क्या करना आता होगा, साइन करना आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि साइन की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप कोई लेटर लिख रहे हो उसमें साइन करना रहता होगा, नहीं तो कहीं और पैसे मज़े में साइन करने लग जाते हो। नहीं तो एक जब छोटे थे हम लोग क्या करते थे, जो पुरानी क्लास की कॉपियाँ होती थी ना उनमें चेक किया करते थे अपने हाथ से, और ऐसे करते जैसे कि मानो हम ही टीचर और ख़ुद को ही साइन करते थे और नंबर दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसी कोई हरकत क्या आप बच्चे लोग करते हो? अगर करते हो तो मुझे बताना। चलो वैसे हम लोग पाठ से थोड़ा ज़्यादा हट गए, पाठ पर वापस आते हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर की बात हो रही है, तो आप सभी लोगों ने हस्ताक्षर सीख ही लिया होगा। यहाँ पर मेरी क्या दी, खाली जगह दे रखी है। यहाँ पे आपको कितनी बार, 5 बार हस्ताक्षर करना है। मतलब जो भी आपका साइन है ना उसको आपको 5 बार करना होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी अपना जैसे भी करते हो, जैसे कि मान लो किसी का नाम अनिल है तो ऐसे लिख लो, अनिलो वुई वुई वुई, ऐसे करके कुछ कर लो जो आपकी इच्छा हो। चलिए, पत्र। यहाँ दिनकर का लिखा एक पत्र दिया गया है, इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। बहुत आसान प्रश्न है ये भी मेरा। क्या कह रहे हैं कि नीचे हमारा जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनके द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया है। आपको क्या करना है, इस पत्र को पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जो कि इस पत्र से जुड़े होंगे। आपको उनके जवाब देने होंगे, सीधी सी चीज़ें। चलो, तो पहले तो समझ लेते हैं पत्र को। नई दिल्ली, और ये लिखी हुई है तारीख। क्या है,
तारीख 8, महीना 7 और साल है 1967। मान्यवर चतुर्वेदी जी, आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है। लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदर जंग लेन, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पूरा पत्र है। अब चलो इससे जुड़े जो मेरे सवाल हैं इनको कर लेते हैं। तो पत्र किसने लिखा है? तो पत्र लिखा है दिनकर जी ने। ठीक है, तो ये हो गया दिनकर जी ने। पत्र किसके लिए लिखा है? तो कोई चतुर्वेदी जी हैं, उनके लिए लिखा है। पत्र किस तिथि को लिखा गया है, मतलब पत्र लिखने की डेट क्या है? तो ये लिखी है आपकी डेट। अच्छा 67 है, एक सेकंड, ये तारीख थोड़ी सी गलत हो गई है, यहाँ पे आएगा 8767। ठीक है, इसको सही कर लो, 8767। ठीक, 67, यहाँ पे 87 हो गया गलती से, ये आपका 67 होगा। ठीक, पत्र किस स्थान से लिखा गया है, मतलब जो लेटर है वो कहाँ से लिखा गया है? तो भाई ये है एड्रेस जहाँ से वो पत्र लिखा गया है। ठीक, ये हो गया आपका। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जिसको पत्र दिया जा रहा है उसके नाम से पहले कौन सा शब्द लगा है? तो वो लगा था मान्यवर चतुर्वेदी जी, ये रहा। ठीक है, और पत्र जिसने लिखा है उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया है? आपका। क्या हो गया? आपका। ये आखिरी प्रश्न है, ये देखो। पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है? तो वो हो गया आपका। ठीक है, चलो। उलझन सुलझाओ। क जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटे की उड़ान के बाद रात 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। क्यों? तो भाई इस चीज़ का रीज़न जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको समझा दिया था। ये हुआ है टाइम जोन की वजह से। वहाँ का टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट है हमारे यहाँ, मतलब ये नैरोबी के मुकाबले। इसी रीज़न से 1 घंटे का क्या है, डिफरेंस था। ठीक है, चलो। आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। तो भाई ये मैंने आपको अभी बता दिया है इसका कारण। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो क्लास 6 SST का चैप्टर नंबर शायद 1st या 2nd में मैंने वीडियो बना के रखी है, उसमें आपको मिल जाएगा टाइम जोन वाला। ठीक है, उसमें आपको टाइम जोन का टॉपिक मिल जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसी के अंदर है। ठीक, चलो। ख नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही, दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उसी समय मॉरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए हैं। इन घड़ियों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो 2 घड़ियां दी हुई हैं, एक है भारत की घड़ी, एक है मॉरिशस में घड़ी। ठीक, अब इस चित्र इन 2 घड़ियों के हिसाब से आपको क्या करना होगा, यहाँ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो ये है मेरा भारत में क्या समय हुआ है। तो भाई भारत की घड़ी में क्या समय हो रहा है देख लो। 5 से पहले है 6 के मतलब 5 और 6 के बीच में, मतलब 5 बज के और ये 4, यानी 5 बज के कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। यहाँ देख लो 4 पे सुई पहुँचने वाली है, एक तरीके से पहुँची गई है, मतलब ये 4 बजे से पहले का टाइम है। तो ये हो जाएगा 3:50, 10 पे ना, तो ये होगा 3:50। ठीक है, मतलब भारत वाली में हो रहा है 5:20 और मॉरिशस वाले में हो रहा है 3:50। तो ये हो गया भारत का और ये हो गया मॉरिशस का। ठीक है, मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है? तो भाई एक तरफ 5:20 हो रहा, एक तरफ 3:50 हो रहा, तो कितने घंटे होंगे? तो 3:50 में 10 मिनट जोड़ दो, हो जाता है 4 बज जाता है।
4 बजे में 1 घंटा और जोड़ दो तो 5 बज जाएगा, यानी 1 घंटा 10 मिनट उधर हो गए और 5 20 हो रहा है, यानी 20 मिनट इधर से जोड़ लो तो हो गया 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट का अंतर है। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? तो भाई टाइम किसका आगे चल रहा है, भारत का कि मॉरिशस का? भारत का आगे चल रहा है ना, यहाँ 5:20 हो रहा, यहाँ 3:50 हो रहा, आगे किसका टाइम है? भारत का। तो भारत में ही पहले सूर्योदय होगा, है कि नहीं? जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ी में कितना समय मॉरिशस की घड़ी कितना समय दिखा रही होगी? तो ये भी बहुत आसान है। 1.5 घंटा पीछे चल रहा है मॉरिशस का टाइम कि नहीं चल रहा है? तो अगर 12 बज रहे हैं तो 12 बजे से 1.5 घंटे पीछे आ जाओ, तो 1 घंटा पीछे बचता है 11, आधा घंटा और पीछे आ जाओ तो होता है 10:30। तो आंसर क्या हो गया? 10:30। खत्म कहानी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, आपको पता करना है कि इसका क्या अर्थ है। तो वाक्य का अर्थ निकालना है। यह है वाक्य, क्या है? येला माथल येला घोलश, ये क्या है? मेरा खाली जगह। संकेत क्या दिया है? ख से क, मतलब कि उल्टा जाना है क्या? तो ये क्या होगा? येला माथल घो उल्टा करना होगा कि जैसे कि ऐसे श ल और घा पे होगी मात्रा, श लघु। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। घो लश ल श घो या ले, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। पता नहीं क्या है इसका, मुझे उत्तर समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग उसका उत्तर समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताना मुझको, ठीक है। और आखिरी में यहाँ पे हमारे खोजबीन के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ हमारे पाठों के नाम दिए हुए हैं जो कि दिनकर द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो आप इनको जाके भी पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ इस पाठ को पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा, साथ ही में पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।